हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोटा स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका लास्ट पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड में जहां उनके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक शामिल है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @अभिषेक200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पार्ट थर्ड में हम सबसे पहले देखेंगे कि विश्व बैंक क्या है, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, और अंत में ह्यूमन राइट्स वॉच को देखेंगे, कवर करेंगे। तो यह पार्ट जो 3 है उसका पूरा मेन्यू है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले पार्ट 1 और उसके बाद पार्ट 2 देखें और बाद में पार्ट 3 को देखें, तभी आपको एक सही तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए पार्ट थर्ड को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का लोगो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। लिखता है कि विश्व बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के रूप में किया गया था 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसका जो मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसमें 189 देश सदस्य बने हुए हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है, तभी आप वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनिएगा। ठीक है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है, एक महत्वपूर्ण संस्था है, और यह कई संस्थाओं का समूह है। जो वर्ल्ड बैंक है इसमें बहुत सारी अन्य संस्थाएं शामिल है, तो एक तरह से कई संस्थाओं का एक ग्रुप है वर्ल्ड बैंक। अब इसमें कौन कौन से संस्थाएं शामिल है उसे देख लेते हैं। तो विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थानों की बात करें तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये जो सारे संगठन है, ये संस्थान है, ये शामिल है वर्ल्ड बैंक में। और जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से देखा जाए तो विकासशील देशों से संबंधित है। जो भी विकासशील देश हैं, जो भी विकास कर रहे हैं, उन देशों से संबंधित है, विकासशील देशों से जुड़े हुए हैं। और यह बैंक मानवीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। ये सभी कामों के लिए ये वर्ल्ड बैंक जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फिर शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, पर्यावरण सुरक्षा की बात हो, या फिर आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए। तो इन सभी चीजों के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देते हैं। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण प्रोवाइड करते हैं, जो लोन होते हुए देते हैं। और जो ज्यादा गरीब देश होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उन देशों को तो ये लोन चुकाने भी नहीं पड़ते और वापस चुकाने नहीं पड़ते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया जो लोन होता है, जो वैसे देश जो बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उन्हें जो लोन दिया जाता है वो चुकाने भी नहीं पड़ते हैं अगर वो सक्षम नहीं है तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक। अब हम देखेंगे दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इंग्लिश में हम इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में WTO भी कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं बगल में लोगो लगा हुआ है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। लिखता है विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, यानी विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं उनको नियमों को तय करता है। यानी किस प्रकार से व्यापार किए जाएंगे दो देशों के बीच में या फिर देशों के समूहों के बीच में, ये सभी नियम कौन तय करते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन तय करता है।
व्यापार में किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, व्यापार में कौन कौन से देश शामिल होंगे, ये सभी बात जो है वर्ल्ड बैंक सॉरी जो विश्व व्यापार संगठन है वो तय करता है। इस संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, और यह जो संगठन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। यानी विश्व व्यापार संगठन पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था, बाद में 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ देख रहे हैं, जिसका उत्तराधिकारी WTO बना है। तो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उसके बाद अस्तित्व में आया था। उनके सदस्यों की संख्या की बात करें तो 2016 तक WTO में 164 सदस्य देश शामिल है, और अभी भी वर्तमान में भी 2023 में भी 164 सदस्य देश ही शामिल हैं WTO में। तो यह ग्रुप है, जो संस्थान है विश्व व्यापार संगठन, इसमें हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से तो लिया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं या फिर कहें कि कुछ महाशक्तियां ऐसी हैं जिसमें अमेरिका का नाम आता है, यूरोपीय संघ, जापान, ये जो बड़ी महाशक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को तय करते हैं। इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं। विश्व व्यापार के नियमों को खुद अपने तरीके से बनाते हैं। कौन? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ये जो 3 महाशक्तियां हैं, ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों को अपने हिसाब से बनाते हैं, और इस तरह बनाने में कामयाब भी हो गए हैं जिससे उनके हित सबते हो। यानी वे ऐसे काम करते हैं इस ग्रुप में, इस संस्था में, WTO में, जिससे उन देशों को फायदा हो, खासकर यूरोपीय संघ को, अमेरिका को और जापान को। ये कुछ महाशक्तियां इसमें शामिल हो गई हैं जो अपने मनमाने तरीके से कार्य करती हैं और अपने फायदे के लिए प्लानिंग बनाते हैं जिसमें ज्यादा इनका फायदा दिखता हो। ठीक है, विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है, और जो भी इसमें जो गरीब देश शामिल हैं या फिर विकासशील देश शामिल हैं, उनको हमेशा शिकायत रहती है, कंप्लेन रहती है क्या, कि जो यह संगठन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कार्यविधि पारदर्शी नहीं है। यानी कुछ भी सभी देशों की अनुमति से नहीं किया जाता है, सभी देशों की भागीदारी इसमें नहीं है। कुछ देश अपनी मनमानी करते हैं तो कुछ देशों को इसमें दखल भी नहीं देने दिया जाता है। तो यही कहना है विकासशील देशों की, इसकी कार्यविधि पारदर्शी नहीं है, यानी कोई भी काम सही तरीके से सभी सदस्यों की अनुमति से नहीं किया जाता है। और जो भी बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ और जो जापान है, वो इन्हें कोई वैल्यू नहीं देती है, आर्थिक रूप से इन्हें धकियाती रहती है, इन्हें कोई वैल्यू मतलब नहीं दिया जाता है जो भी विकासशील देश शामिल हैं WTO में। तो यानी कुछ कहें कि जो ये समूह है इसमें कुछ ही देशों का दबदबा है, कुछ ही देशों का मनमाने तरीके से इसमें बातें मानी जाती हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, वो खत्म हो जाता है। अब हमारा जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं, किस प्रकार इसका लोगो बना हुआ है। कुछ याद रहे या ना रहे, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी एजेंसी का उसका लोगो याद रखें। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रख सकते हैं, इसीलिए मैंने सभी संगठनों के यहाँ पे लोगो लगा कर रखा है ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इसकी जो स्थापना है 1957 में हुई थी, और यह जो संगठन है परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी इस जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि युद्धों में परमाणु बम का इस्तेमाल ना किया जाए, या फिर परमाणु से बने हुए किसी भी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल ना किया जाए, यानी रोकने की कोशिश करता है। और शांतिपूर्ण उपयोग करना भी है तो अपने शांतिपूर्ण उपयोग के लिए इसका परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन सैन्य उद्देश्यों के लिए तो कदापि नहीं। इनका जो मेन उद्देश्य है सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल से रोकना है। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, इस संगठन की जो अधिकारी हैं होते हैं विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं। जितने भी विश्व में वर्ल्ड लेवल पे परमाणु सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, परमाणु बम या फिर परमाणु से जुड़े हुए जो भी हथियारें बनाई जा रही हैं, तो उनकी जांच करते हैं समय समय पे। और क्यों जांच करते हैं? ताकि जो नागरिक है
वो परमाणु संयंत्रों से जुड़े हुए सैन्य उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल ना कर सके, ताकि जो लोग हैं उसे वह सुरक्षित रह सकें और परमाणु संयंत्रों से बचे रह सकें। इसलिए समय समय पर इसके अधिकारी जांच करते रहते हैं। ठीक है। अंत में हम देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके बाद एक संगठन और होगा। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, यहाँ पे आगे लोगो देख सकते हैं, इस प्रकार कैंडल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोगो देख लिया। तो लिखता है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवी का मतलब होता है जो इसमें लोग काम करते हैं, लोगों जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, समाज सेवी हैं, स्वयं सेवी हैं। यानी उनको ज़्यादा मतलब कि भरोसा नहीं होता है, वो वेतन उनको मुख्य रूप से नहीं मिलता है, वो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, एक स्वयं सेवी होती है, अपनी जो पूरा लाइफ है वो लोगों के प्रति डेडिकेट कर दी है। ठीक है। तो उसे हम स्वयं सेवी कहते हैं। और यह पूरा, इसमें जितने भी सदस्य शामिल है वो एक स्वयं सेवी हैं, यानी समाज कल्याण की बात करते हैं, समाज में समाज की सहायता करना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं। ठीक है। तो यह जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, कैंपेन चलाता है, ताकि जितने भी लोग हो उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो सड़क पे चलती हुई लड़कियां होती हैं उन पे तेजाब फेंक दिया जाता है। ठीक है। उनके साथ रेप होता है। ठीक है। लोगों को, लड़कियों को, विशेषकर महिलाओं को जल जिंदा जला दिया जाता है। उनको साथ कई सारी जो कुरीतियां उनका प्रयोग किया जाता है। तो इन जो मानवाधिकार है, लोगों से जुड़े हुए जो मानवाधिकार है, इनकी जांच करता है और मानवाधिकार से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करता है, ताकि समाज में जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग या फिर विशेषकर महिलाएं, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो सके, इसकी जांच करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार। सरकारों को यह अक्सर रिपोर्ट नागवार लगती है, बुरा लगता है। क्यों लगता है बुरा? क्योंकि एमनेस्टी जो है, एमनेस्टी ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पे होता है, यानी सरकार की खामियों को उजागर करती है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट छापती है उसमें सरकार की कमियों को बताने का ज्यादा प्रयास किया जाता है। तो सरकारों के इसकी जो रिपोर्ट होती है अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि सरकार की खामियों को यह बताती है, सरकार की गलतियों को बताती है, सरकार की बुराइयां बताती हैं, सरकार कहाँ पे गलत कार्य कर रही है उसको बताती है। तो सरकार को ये ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल खत्म हो गया, और अब हमारा जो अंतिम संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो है ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। यह जो संगठन है ह्यूमन राइट्स वॉच, मानवाधिकारों की वकालत और उनसे जुड़े हुए, उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह भी जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। और इसका भी काम क्या है? तो मानवाधिकारों की वकालत और उनसे जुड़ा हुआ अनुसंधान करना। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। लिखता है कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी बड़ा मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। यानी जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसका मेन जो काम है मीडिया को मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर ले जाना है, यानी मीडिया का ध्यान उस टॉपिक पे फोकस कराना है जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, यानी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं उन लोगों के साथ जो गलत है, मानवहीन है, जो मानव के साथ नहीं होने चाहिए, ऐसे कार्य हो रहे हैं। तो मीडिया का ध्यान इन लोगों पर ले जाया जाता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ले जाया जाता है। इनका मेन मकसद यही होता है, इनका मेन जो उद्देश्य है ह्यूमन राइट्स वॉच का यही है। इसने ह्यूमन राइट्स वॉच ने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए काम किए हैं। जो बाल श्रमिक होते हैं, जो छोटी उम्र में ही कार्य करने लगते हैं कारखानों में या फिर कोयला खदानों में या फिर अन्य ऐसी जगह पे जो उनके लिए खतरनाक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, तो बाल श्रमिकों, बाल मजदूरी को भी इन्होंने प्रयोग करने से रोका है। और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय जो दंड न्यायालय है उनको स्थापित करने के लिए भी अभियान चलाने में मदद की है। तो कई सारी चीजों में जो ह्यूमन राइट्स वॉच है मदद करते रहते हैं, विशेषकर बाल श्रमिकों या फिर अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने।
तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 6 था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसको पूरी तरह से इस वीडियो में पार्ट 3 वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देखा, जिसमें सबसे पहले यूएनओ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, वर्ल्ड बैंक, ये जो सारे संस्थाएं थे ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थे। तो हमने एक एक करके सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपके बुक में दिए हुए थे उनको कवर किया है और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप यह जो वीडियो है अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको पास टाइम टू टाइम जाती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।